बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास का आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 6 बेसिक स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि आपको पता होगा स्टैटिस्टिक्स क्या होती है। स्टैटिस्टिक्स में आपको पता है कि मैथ की बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ठीक है, लेकिन इसमें हम करते क्या हैं? हम सारी ज़िंदगी इसमें ना स्टैटिस्टिक्स में डाटा कलेक्ट करने में, टेबल बनाने में, कैलकुलेशन करने में, नंबर्स को कैलकुलेट करने में, नंबर राइट करने में, सारी जो है हमारी जो स्टैटिस्टिक्स है वो इन्हीं पे बेस करती है। ठीक है, हमने क्या करना है, डाटा को कलेक्ट करना है, नंबर्स हैं, टेबल्स है, कैलकुलेशन है, ब्ला ब्ला। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हैं स्टैटिस्टिक्स में। लेकिन है हम जो काम करने जा रहे हैं वो है हमारा डाटा को कलेक्ट करना। डाटा को कलेक्ट क्यों करते हैं भाई? अब हम डाटा क्यों कलेक्ट करेंगे? डाटा को कलेक्ट करना, डाटा को इंटरप्रेट करना, डाटा को एनालाइज करना, हर चीज़ जो है इसके पीछे कोई ना कोई एक मेन पर्पज़ होता है। ठीक है, अब उस मकसद को अचीव करने के लिए, उस पर्पज़ को अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब टीचर ने रिजल्ट बनाना है। ठीक है, टीचर एक रिजल्ट बनाएगा तो उसे क्या करना होगा, उसे अपने स्टूडेंट्स के मैथ के फर्स्ट मैथ, अगर फॉर एग्जांपल वो टीचर मैथ का है, ठीक है, उस मैथ के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स, उनके नेम्स के साथ उनके मार्क्स को राइट करना होगा, ऐसी लिस्ट बनानी होगी। ठीक है, जो वो लिस्ट बनाएगी वो क्या होगा, वो डाटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, अगर एक बायो का टीचर है वो क्या करेगा, अपने बायो के सब्जेक्ट के जितने भी मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, स्टूडेंट्स का नेम और नेक्स्ट उसके मार्क्स राइट कर देगा। तो ये भी उसने क्या किया है, एक डाटा कलेक्ट करके रख लिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास डाटा। मीन्स डाटा क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन को हम डाटा कह सकते हैं। लेकिन हमारा जो काम है वो क्या है, हम जो करने जा रहे हैं वो होता है कि अगर हमारे पास थोड़ा सा डाटा हो, डाटा क्या हो, हमारे पास थोड़ा सा डाटा हो, उसको तो कैलकुलेट करना, उसको इवेलुएट करना, इंटरप्रेट करना, एनालिसिस करना वो बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, मतलब कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहती हूँ एक क्लास को इंटरप्रेट करना है, उसका डाटा कलेक्ट करना है, मेरे पास 70 स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका डाटा कलेक्ट करना चाह रही हूँ तो मैं इजीली कर लूँगी। ठीक है, थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन मैं कर लूँगी। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं भाई, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स, यानी मेरे पास पूरा स्कूल है या मैं एक डीओ हूँ और मेरे अंडर जो है बहुत से स्कूल्स हैं, तो उन सब का डाटा मुझे ही कलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, तो मुझे यहाँ पे क्या करनी होगी, ग्रुपिंग करनी होगी। ग्रुपिंग के बगैर मैं काम नहीं कर सकती। ग्रुपिंग जो है वो हमारे डाटा की कलेक्शन को थोड़ा ईजी बनाने का एक टूल समझ लें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डाटा को देखते हैं कि डाटा की हम ग्रुपिंग क्यों करते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर बहुत ज़्यादा डाटा हो, उसको हम थोड़ा अपने काम को आसान बनाने के लिए हम ग्रुपिंग कर लेते हैं। ठीक है, ग्रुपिंग हो गई। लेकिन अब ग्रुपिंग की भी मज़ीद दो टाइप्स हैं। ग्रुपिंग किस किस किस्म की होती है? एक तो हमारे पास होता है अनग्रुप डाटा और दूसरी होता है ग्रुप डाटा। ठीक है, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में क्या डिफरेंस है? अनग्रुप डाटा, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास क्लास में 70 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और मैंने क्या करना है, उन सब का डाटा कलेक्ट करना है, यानी उनकी हाइट समझ लो, कोई एक पैरामीटर ले लेती हूँ, हाइट ले ली, या आप स्कोर्स ले लें, जो मर्जी ले लें। ठीक है, मैं हाइट पैरामीटर उठा लिया, मैं कहती हूँ कि मुझे ना 70 स्टूडेंट्स की हाइट को देखना है कि हर स्टूडेंट की हाइट कितनी है, तो ये मैं कर लूँगी। ठीक है, इस तरह का जो डाटा है कलेक्ट करना 70 स्टूडेंट्स का एट ए टाइम, तो वो क्या है, मेरे पास अनग्रुप डाटा है। ठीक है, अगर अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा में क्या होगा, हमारे पास जो ग्रुप डाटा है उसमें हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास 5000 स्टूडेंट्स हों, पहले तो मैं 70 की क्लास में कर रही थी और मैंने कर लिया। ठीक है, वो रैंडमली यानी हर स्टूडेंट्स का जो है वो उसकी इन्फॉर्मेशन ली, उसकी हाइट मेजर की और मैंने उसके नेम के आगे राइट करके उसका डाटा कलेक्ट करके अपने पास रख लिया, यानी लिस्ट बना दी। ठीक है, वो तो अनग्रुप डाटा था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 5000 स्टूडेंट्स हैं, मुझे 5000, 6000, 7000 यानी 20,000 तक जाना है, इतने स्टूडेंट्स को का डाटा कलेक्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी? क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है? भाई पॉसिबल तो है, मैं कर सकती हूँ, लेकिन आप सोचो कि इतना बड़ा डाटा कलेक्ट करने में कितना टाइम लगेगा। मैं तो भाई 10, 15, 20 दिन यूं ही बैठी रहूँगी और दिन रात एक कर दूंगी डाटा कलेक्ट करने। इस तरह कोई नहीं करता। ठीक है, हमारे पास जो है इस तरह के डाटा को, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा आ जाए, उसको कलेक्ट करने के भी हमारे पास जो है वो ईजी वे है। किस तरह के हैं वो? अब ग्रुप डाटा जो है उसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है।
ठीक है। अब इस ग्रुप डाटा को हमने दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया, यानी इसकी मजीद दो टाइप्स हैं। हम इस तरह से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, हम इस तरह से भी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से? पहला है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडली है कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम किस तरह से डाटा कलेक्ट करेंगे? अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो है वो एक क्लास है, ठीक है, उसमें जो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी हाइट 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। मेरे पास जो है वो 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं क्लास में जिसकी हाइट 150 सेंटीमीटर है। तो मैंने यहाँ पे एक क्या किया है, 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बना लिया है, ठीक है। मैंने देखा कि 10 स्टूडेंट्स की हाइट जो है वो सेम है, वो कितनी है, 150 सेंटीमीटर। बजाय इसके कि मैं उन 10 स्टूडेंट्स के रैंडम नाम लिखती 1 बाय 1, फिर मैं उनकी हाइट लिखती 150 सेंटीमीटर, जैसे मैं कहती है रीबा की हाइट 150, आयशा की हाइट 150, आमना की हाइट 150, हीरा की हाइट 150, सबकी हाइट 10 स्टूडेंट्स के नेम लिखती और सबकी हाइट थी 150, ठीक है, और फिर उनके आगे लिखती कि 150 150 150। ये कितना मुश्किल काम है, ठीक है। इस तरह ये हम अनग्रुप डाटा में करते हैं। अनग्रुप डाटा में हमारे पास जो है वो रैंडमली होते हैं, पहले की कुछ और होगी वैल्यू, सेकंड की कुछ और होगी, थर्ड की कुछ और होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्रुप डाटा में हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने एक ग्रुप बना लिया है 10 स्टूडेंट्स का। 10 स्टूडेंट्स की सेम हाइट थी, हमने कहा 10 स्टूडेंट्स हैं और उनकी हाइट सेम है 150 है। और नेक्स्ट 20 स्टूडेंट्स को देखा तो 20 स्टूडेंट्स की सेम निकली, वो 140 सेंटीमीटर थी। 15 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी 120 सेंटीमीटर निकली। इसमें हमें क्या पता चला कि हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू रखी, ठीक है, पर्टिकुलर वैल्यू रखी फ्रीक्वेंसी की, और उसे हमें जो है पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई पैरामीटर हाइट का। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एक ही वैल्यू है ना 20, ठीक है। मुझे पता है कि 20 स्टूडेंट्स हैं, मैंने बजाय हर 20 स्टूडेंट्स के 1 बाय 1 नाम काउंट करने से, यानी उनको कॉल आउट करके बताने से 140 सेंटीमीटर है, ऐसा नहीं किया। मैंने कहा भाई 20 स्टूडेंट्स हैं और 20 स्टूडेंट्स की हाइट जो है वो 140 सेंटीमीटर है। काम आसान हो गया ना। अगर मैंने कहा कि 15 स्टूडेंट्स हैं और उनकी हाइट 128 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनकी ग्रुपिंग कर ली, 20 की, 10 की, 15 की, और हर ग्रुप के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू है, यानी 10 स्टूडेंट्स है, एक की 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, एक पर्टिकुलर वैल्यू फ्रीक्वेंसी की, और उसके लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू है हाइट की। 10 स्टूडेंट्स की इतनी हाइट, 20 की इतनी हाइट, 15 की इतनी हाइट। तो इस तरह की, यानी यहाँ पे डिस्क्रीट क्यों कहा गया है? डिस्क्रीट इस वजह से कहा गया है क्योंकि ये 10 है अलग है, 20 अलग है, 15 अलग है, और इनकी हाइट्स भी अलग अलग हैं, ठीक है। ये आपस में मैच नहीं है कोई भी। तो ये मेरे पास क्या होगी, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मैं बताती जाऊँ कि फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी, अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली हमारे पास जो है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास इतने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे और उनकी हाइट पैरामीटर लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि मेरे पास ये है 50 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, और मैंने क्या किया हुआ है, इधर मेरे पास हाइट है उनकी, और यहाँ पे मैं क्या राइट कर रही हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट्स राइट कर रही हूँ। जिस तरह मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी कि 150 की यहाँ पे 10 थे, तो ये जो 10 स्टूडेंट्स हैं, ये जो स्टूडेंट्स हैं ना, यही हमारे पास क्या है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जिनको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिनको हम काउंट कर रहे हैं, वही हमारा क्या है, फ्रीक्वेंसी पैरामीटर है। अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो हमने देख ली, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर पैरामीटर हाइट है, ठीक है, उसकी एक वैल्यू है। अब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, यहाँ तो हमने ग्रुपिंग की है, नजर आ रहा है हमने ग्रुपिंग किया, ठीक है, क्योंकि 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप बनाया, 20 का एक ग्रुप बनाया, 15 का एक ग्रुप बनाया। अब कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम मजीद और ग्रुपिंग करते हैं। और ग्रुपिंग किस तरह से करते हैं, हम कहते हैं कि वहाँ पे तो हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू ली थी भाई, 10 स्टूडेंट्स हैं और 150 सेंटीमीटर हाइट वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, हमें साफ पता चल गया। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में 120 से 129 सेंटीमीटर, यानी एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है, एक क्लास लिमिट बना लेते हैं। उस लिमिट के अंदर देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं। हो सकता है 120 वाले 2 स्टूडेंट्स हो, 121 वाला 1 हो, 123 वाले 2 हो, 124 वाले 1 हो, 125 वाला हो ही ना, 126 वाला 1 हो, 127 वाला हो ही ना, 129 वाला 1 हो, ठीक है। ये भी पॉसिबल है ना। हमने एक इंटरवल बना लिया, हमने कहा कि 120 से लेकर 129 तक जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 10 हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे 120 से 129 तक बीच वाली कोई भी वैल्यू हो सकती है। 120 खुद भी हो सकता है, 129 खुद भी हो सकता है, ठीक है। अब ये एक क्लास बना ली, इस क्लास लिमिट बना ली हमने 120 से 129 सेंटीमीटर वाले बच्चे इधर बैठना है। वो कितने बच्चे थे? 10 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 10 थी। अगर अब मैंने 130 से 139 वाले स्टूडेंट्स देखे हैं तो वो मेरे पास क्लास में 5 स्टूडेंट्स थे, ठीक है। 140 से 159 तक देखे हैं, वो मेरे पास 3 स्टूडेंट्स थे। अब देखिए इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में और इस डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? वहाँ एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या है? एक क्लास है पूरी। हमने क्या बनाई है? क्लास लिमिट्स बनाई हैं। इन क्लास लिमिट्स के लिए 120 से 129 तक मुझे 10 स्टूडेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 120 से 129 तक बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं। अब ये भी हो सकता है कि 120 वाले कितने स्टूडेंट हैं? 121 वाली हाइट वाले भी होंगे, 2 वाले, 3 वाले, 4 वाले, अप टू 9 वाले। 129 तक हाइट वाले सारे के सारे मिल मिला के 10 हो गए, ठीक है। अब 130 से 139 तक जो है, हो सकता है कि 130 वाला कोई ना हो, 131 वाला एक हो, 132 वाला कोई ना हो, 3 वाले 2 हों, ठीक है। इस तरह भी हो सकता है। तो 130 से 139 जो ये मेरी क्लास लिमिट है, इसमें मुझे कितने स्टूडेंट्स मिले हैं? 5, यानी मुझे ये फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 है। और यहाँ पे 140 से 159 मुझे कितने स्टूडेंट्स मिले हैं? 3 स्टूडेंट्स मिले हैं। अब बात करने का मकसद ये है कि कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे क्लास लिमिट्स बनाएंगे, ठीक है, यानी इंटरवल्स बनाएंगे। जब हम इंटरवल्स बना लेंगे तब हमारे पास ऐसा जो है सिनारियो, वो हमारे पास क्या होगा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। यानी आपने देखना है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रही हो तो हमारे पास क्या होगी? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास किसी क्लास इंटरवल के लिए एक वैल्यू मिल रही हो फ्रीक्वेंसी की, तो वो हमारे पास क्या होगी? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को मज़ीद डिटेल से पढ़ें तो हमारे पास क्या है? जो हमने यहाँ पे क्लास बना ली है, ठीक है। अब क्लास लिमिट्स बना ली हैं तो अब इसमें क्या होगा? एक मैक्सिमम वैल्यू होगी उस क्लास की और एक मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। यानी ये जो ग्रुप यानी जो क्लास हमने बनाई है, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू आपको भी नजर आ रही है, एक मैक्सिमम वैल्यू है और एक मिनिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? इसमें 129 है और मिनिमम वैल्यू कौन सी है? हमारे पास 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होती है किसी भी क्लास इंटरवल में, ठीक है, यानी क्लास लिमिट में या किसी एक ग्रुप में जो मिनिमम वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। क्या कहते हैं हम इसे? लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। और जो हमारे पास जो है मैक्सिमम वैल्यू वाला पैरामीटर है, यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है इस क्लास की, तो उसे हम क्या कहेंगे? अपर क्लास लिमिट। क्या कहेंगे? अपर क्लास लिमिट। मैं उसे CL से डिनोट कर रही हूँ, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है? लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट। अब आप देखिए आपके पास कितनी क्लास लिमिट्स हैं इस सिनेरियो में, ठीक है। इस टेबल में आपके पास कितनी है क्लास लिमिट्स? आपके पास यहाँ पे 3 क्लास लिमिट्स हैं। अब यहाँ पे 3 क्लास लिमिट्स में आपके पास तीनों की अब एक की तो हमने लोअर और अपर लिमिट्स देख ली, दूसरे में जाएंगे, इसमें भी लोअर ये है, अपर ये है, इसमें लोअर ये है, इसमें अपर ये है, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या हो गई हैं? हमारे पास ये हैं क्लास लिमिट्स, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं बाउंड्रीज में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक और है जिसे हम कहते हैं बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज में हम क्या करते हैं? क्लास बाउंड्रीज में बेसिकली हम लोग अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू लेते हैं। अब सोच रहे होंगे कि अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू कैसे? अगर फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं और उनके कुछ वेट हैं, ठीक है, और एक स्टूडेंट है उसका जो एक्चुअल वेट है वो मेरे पास है 67.6 किलोग्राम, ठीक है, और जो मैंने उसका रिकॉर्ड किया है उसे मैंने क्या दिया है? वो कितना है? वो 68 है। उसके अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू जो है वो मैंने 68 ले ली है। अगर मैं दूसरा कहती हूँ कि मेरे पास 67.2 किलोग्राम है तो उसकी जो मैं अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू लूँगी वो मेरे पास 67 रहेगी। अगर मैं कहती हूँ 67.5 किलोग्राम है तो मैं इसकी अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू जो है वो क्या लूँगी? 68 लूँगी। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि हमारे पास जब हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास जो पॉइंट्स होते हैं
उन पॉइंट्स में बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड आ जाती हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। उन कॉम्प्लिकेशंस को रिमूव करने के लिए हम जो है वो इस क्लास बाउंड्रीज में इस तरह का ये अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू का सहारा लेते हैं। कैसे, मतलब अगर एक्चुअल वेट हमारे पास 67.6 किलोग्राम है तो हमने देखना है कि हमारे डेसिमल के बाद कौन सा डिजिट है, ठीक है। अब डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास 5 या 5 से ग्रेटर हो तो हम जो है पॉइंट से पीछे एक नंबर बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेसिमल के बाद हमारे पास 6 है, यानी 5 से बड़ा है, 5 हो तब भी बढ़ा देंगे, 5 से बड़ा हो तब भी बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है, 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले टर्म में यानी पीछे वाले जो हमारे पास डिजिट्स हैं उनमें एक नंबर बढ़ा देंगे। अब यहाँ 67 से एक बढ़ के 68 हो गया। अगर मैं दूसरी बाउंड्री की बात करूँ तो दूसरी बाउंड्री में 67.2 किलोग्राम है। अब देखिए डेसिमल के बाद जो है यानी पॉइंट के बाद जो डिजिट है हमारे पास वो 2 है, यह 5 से छोटा है। जब ये 5 से छोटा है तो क्या करेंगे, हमने पीछे वाला जो नंबर है उसे एज इट इज ही रहने देंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे 67.5 है तो यहाँ पे 5 आ गया, 5 भी हो या 5 से बड़ा हो तब भी हम पीछे वाले नंबर में एक नंबर ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे 5 है तब भी पीछे वाले में एक नंबर ऐड हो जाएगा। तो ये है हमारे पास क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज जो है उसमें हम लोग 0.5 को ऐड भी कर सकते हैं, मतलब 0.5 कम कर सकते हैं, 0.5 बढ़ा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। तो ये क्लास बाउंड्रीज हम एक एग्जांपल करने वाले हैं, उसमें आप लोगों को डिटेल से बताऊंगी। क्लास बाउंड्रीज एक एग्जांपल लेके, एक क्वेश्चन लेके उसमें क्लास बाउंड्रीज निकालना सिखाऊंगी। ये अभी फिलहाल आपके कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है। अब क्लास बाउंड्रीज के बाद जो है हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि मिड पॉइंट क्या होते हैं। क्लास बाउंड्रीज को हम लोग जो हमारे पास क्लास लिमिट होती है उससे निकाल सकते हैं। किस तरह निकाल सकते हैं, जो फर्स्ट क्लास लिमिट होगी उसका जो हमारे पास अपर लिमिट होगा, अपर लिमिट फर्स्ट का अपर लिमिट और सेकंड क्लास का लोअर लिमिट, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो क्या निकल आएंगी, क्लास बाउंड्रीज निकल आएंगी। लेकिन वो मैं भी आपको एग्जांपल कराने वाली हूँ, उसमें डिटेल से पता चलेगा। अब हम क्या करते हैं, जस्ट अभी फिलहाल टर्म्स पढ़ लेते हैं। टर्म्स जब आपको समझ आ जाएंगी तो आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल्स वो खुद ब खुद ही समझ आने लगेंगी। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि हम मिड पॉइंट या क्लास मार्क किसे कहते हैं, मिड पॉइंट किस तरह से निकालते हैं। मिड पॉइंट निकालने के लिए मुझे ये सारा रेज करना होगा। अब देखिए मिड पॉइंट किस तरह निकालेंगे, हम जाते हैं अपनी क्लास इंटरवल पे, ठीक है। ये जो हमने क्लास लिमिट्स ली थी, क्लास लिमिट्स में हम लोग जो लोअर लिमिट होगी, लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी जो हमारे पास एवरेज निकल आएगा उस क्लास लिमिट का, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्लास मार्क कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस इंटरवल की यानी इस क्लास लिमिट की मीन निकालना चाहूँ, इसका एवरेज निकालना चाहूँ तो मैं किस तरह से निकाल सकूँगी, मैं कहूँगी मेरे पास जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, 120 है, और मेरे पास जो अपर लिमिट है वो कितनी है, 129 है, ठीक है। इन दोनों को मैं ऐड करके 2 पे क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। जैसे ही मैं इसको 2 पे डिवाइड करूंगी तो मेरे पास जो है वो आंसर क्या आ जाएगा, 9, ये 4 और ये 2, 49/2, ठीक है। इनको जब मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, 2 1 2 2 2 4 2 4 8.5, 124.5, ये मेरे पास क्या आ गई है, मिड पॉइंट यानी क्लास मार्क आ गया, ठीक है। अगर सिमिलरली मैं इस क्लास लिमिट का अगर मैं मिड पॉइंट या क्लास मार्क फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं किस तरह से करूँगी, 130 + 139 डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं इस क्लास का करना चाहूँ तो 140 + 159 डिवाइडेड बाय 2, ठीक हो गया। ये मैं क्या कर रही हूँ, क्लास इंटरवल्स को लेके यानी क्लास लिमिट्स को लेके उनका मिड पॉइंट कैलकुलेट कर रही हूँ। उस मिड पॉइंट भी कहते हैं या फिर हम उसे क्लास मार्क भी कहते हैं, ठीक हो गया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, ठीक है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आपको करनी पड़ेगी एक एग्जांपल, लेकिन फिर भी जो आपकी बुक में है, द टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू एन अपर क्लास लिमिट और बाउंड्री इज कॉल्ड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव जो हमें फ्रीक्वेंसी दी हो, ठीक है, उस फ्रीक्वेंसी में हमने क्या करना होता है, फर्स्ट को एज इट इज रहने देते हैं, सेकेंड को और फर्स्ट को ऐड करते हैं, उसका सेकेंड का आंसर आ जाता है, फिर सेकंड को के आंसर को थर्ड वाले के साथ ऐड करके
हम इस तरह से कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, वो हम करते हैं अभी एक एग्जांपल। उस एग्जांपल में हम आपको फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट और उसके अलावा जो है वो क्लास बाउंड्रीज और क्लास लिमिट्स, उन सबको डिटेल से बताने वाली हूँ। चले देखते हैं अब एग्जाम्पल। चले अब देखते हैं हम एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में आपको जो डाटा गिवन है, देखिए आपको किस तरह से डाटा गिवन है। ये ग्रुप डाटा नहीं है बल्कि ये अनग्रुप डाटा है, ठीक है। आपको बता दिया गया है कि 10th क्लास है, उनका एक टेस्ट हुआ है, मैथ का टेस्ट हुआ है। उस मैथ के टेस्ट में जो है वो उन 40 स्टूडेंट्स के इस तरह से कुछ मार्क्स हैं, ठीक है। अब उन्होंने आपको साइज इंटरवल भी बता दिया, यानी साइज भी बता दिया इंटरवल का, वो कितना है। आपने जो इंटरवल का साइज रखना है वो 10 रखना है, ठीक है। जो एज की वैल्यू है यानी इंटरवल की वैल्यू है वो आपने साइज बताया गया है 10 का साइज रख के आपने इसकी फ्रीक्वेंसी को देखना है, ठीक है। अब देखिए आपके पास 40 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं। आपके पास कौन सा डाटा है? एन ग्रुप डाटा है। अब आप क्या करने जा रहे हो? इसे ग्रुप डाटा में कन्वर्ट करने जा रहे हो, ठीक है। अब ग्रुप डाटा में आपने क्या किया? आपने सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देखी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी और क्लास लिमिट। यहाँ पे हम लोग क्लास लिमिट्स की, जब उसने इंटरवल बताया हुआ है तो क्लास लिमिट्स की बात की हुई है। जब क्लास लिमिट्स की बात आ जाए तो हमारे पास किस तरह का डाटा होता है? ग्रुप डाटा किस फॉर्म में होता है? कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, ठीक है। जब भी इंटरवल की बात आए तो वो डाटा जो हमारे पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। अब क्या किया हमने? 10 का इंटरवल रखना है, लेकिन अब सब देखिए यहाँ पे आपके पास 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स पड़े हुए हैं। आपने देखना है कि मिनिमम मार्क्स कितने हैं भाई। अब सबसे कम मार्क्स लेने वाला स्टूडेंट, उसने कितने मार्क्स लिए हैं भाई? यहाँ पे मिनिमम स्टूडेंट मार्क्स जो हैं वो हमारे पास क्या हैं? मिनिमम मार्क्स हमारे पास 2 हैं, ठीक है। और जो टॉपर है उसने मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं इन 40 स्टूडेंट्स में? मैथ के टेस्ट में हमारे पास यहाँ पे 60 है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ पे क्या है? वो 60 है। अब इन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज निकालने का क्या मकसद है? इसका मकसद ये है कि हमने अब देखना है कि अपना इंटरवल कहाँ से स्टार्ट करें। जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 2 है, हमने उस मिनिमम वैल्यू से अपना इंटरवल स्टार्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप सोच रहे हैं कि मिनिमम वैल्यू 2 है तो हमने 2 के बाद नेक्स्ट 10 का इंटरवल बनाना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 11 12 तक जाना चाहिए, लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं? अपनी आसानी के लिए इसको 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये 0 के बहुत करीब है ना, इसमें गैप थोड़ा सा ही तो है, तो हम क्या करते हैं? 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। हमने इंटरवल बनाया 0 से लेकर 9 तक। अब देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे आपके पास 10 स्टूडेंट्स पूरे हो गए। 0 से 9 एक इंटरवल बनाया, इसमें 10 स्टूडेंट्स हैं। फिर 10 से 19 तक एक इंटरवल बना, हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट्स हैं। अब आप सोच रहे हो कि हम नंबर ऑफ इंटरवल्स कितने बनाएंगे, कितनी क्लासेस बनाएंगे? भाई हमने अपने मैक्सिमम पॉइंट तक जाना है, 60 तक जाना है, ठीक है। हम यहाँ पर आ गए, 10 से 19 बनाया, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59। अब आप कह रहे हो कि हमारा मैक्सिमम जो है वो क्या है? 60 है, लेकिन 60 तो है, हमने क्या इंटरवल, हम जो इंटरवल बनाएंगे उसने हमें शर्त दी हुई है यहाँ पे कि साइज 10 होना चाहिए। तो अब 60 से हमें आगे 10 पूरे करने के लिए 69 तक जाना पड़ रहा है इंटरवल बनाने के लिए। तो ये हो गया आपका इंटरवल बनाने का तरीका। अब क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी किस तरह से देखेंगे। अब हमने जो क्लास में क्लास लिमिट बनाई है 0 से लेकर 9 मार्क्स तक के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये एक्चुअली मार्क्स हैं आपके पास। जो क्लास लिमिट्स है ये क्या है? मार्क्स हैं। 0 से लेकर 9 तक कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 0 से लेकर 9 तक इनके बीच में मार्क्स लिए हैं? अब आप खुद देखें, इसमें ये जो अनग्रुप डाटा ऊपर गिवन है इसमें देखें आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 0 से लेकर 9 तक मार्क्स लिए हैं। एक तो ये हो गया 2, और कौन सा भाई? जो 9 से कम हो, 9 भी हो सकते हैं, 9 से कम भी हो सकते हैं, ठीक है। अब एक 7 हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया? एक 2 है और एक यहाँ पे 7 है। और कोई आपको नजर आ रहा है? और बल्कि है ही नहीं। 0 से लेकर 9 तक जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के वो 2 और 7 है। ऑब्जर्वेशन हमने हमारी क्या हुई? 2 और 7 हुई, यानी हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? ओनली 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 से लेकर 9 तक हैं। तो हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 2 हो गई, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है? सेकंड इंटरवल पे जाते हैं। सेकंड इंटरवल में देखना है हमने 10 से लेकर 19 तक कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। 10 से लेकर 19, क्योंकि यहाँ पे इतनी जल्दी कैलकुलेट करना
थोड़ा इजी नहीं था, इस वजह से मैंने आपके सामने फ्रीक्वेंसी पहले ही राइट कर दी है। अगर आप कैलकुलेट कर लें, यहाँ पे काउंट करना चाहें तो आप काउंट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब 10 से 19 तक देखें, 10 से 19 तक आप इसमें से मार्क्स ढूंढें, आपको कितने स्टूडेंट्स मिल जाएंगे? आपको 10 स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। किस तरह से देखें आप, 10, पहले 10 ढूंढें, ये हमें 10 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 10 है, हमने कहाँ तक जाना है? 29 तक जाना है। 10 मिल गया, 21 मिल गया, 18 मिल गया, यहाँ भी 19 है, 18 है, 14 है, 15 है, 19 है, 17 है। तो हमें क्या हुआ, 19 तक जो है, सॉरी 25 वगैरह वाले नहीं, बल्कि हमें सिर्फ 10 से 19 तक जाना था। 10 और 19 के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हमारे पास कितने हैं? 10 हैं। तो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स 10 और 19 के बीच में है, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 10 होगी। 20 से 29 तक अगर आप देखें स्टूडेंट्स के कितने स्टूडेंट्स के 20 और 29 के बीच में मार्क्स हैं, तो हमारे पास इस टेबल के इस जो हमने ऊपर अनग्रुप डाटा राइट किया हुआ है, उसमें आप अगर काउंट करें तो आपके पास 5 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे। 30 से 39 वाले 9 स्टूडेंट्स हैं, 40 से 49 वाले 6 स्टूडेंट्स हैं, 50 से 59 वाले 7 स्टूडेंट्स हैं, और 60 से 69 वाले आप देख लें आपके पास टॉपर एक ही था, ठीक है। यहाँ पे एक ही स्टूडेंट है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 1 होगी। यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो है हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ठीक हो गया। अब फ्रीक्वेंसी का खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, हम क्लास बाउंड्रीज की तरफ आते हैं। हम क्लास बाउंड्रीज पढ़ चुके हैं। अभी मैंने आपको क्लास बाउंड्रीज में क्या बताया था कि हम अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू लेते हैं। अप्रॉक्सीमेशन में यानी हम लोग 0.5 बढ़ा भी सकते हैं और कम भी करते हैं। अब क्लास बाउंड्रीज की बात देखें। क्लास बाउंड्रीज में हमने क्या करना है कि हमने हर क्लास को देखना है कि जो हमारे पास क्या है, क्लास लिमिट्स हैं। क्लास लिमिट्स में हम क्या करेंगे, इस 0 में से 0.5 को माइनस कर देंगे। आपको पता है कि 0 में से आप क्या करेंगे, 0.5 जो है कम कर दोगे। इसमें क्या करोगे, -0.5 से लेकर आपके पास जो है अपर में क्या 0.5 को बढ़ा दोगे, 9.5 हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट क्लास बाउंड्री तो हमने यूं निकाल ली। अब सेकंड क्लास बाउंड्री में हम क्या करेंगे, जो इसकी अपर क्लास बाउंड्री होगी वो सेकंड की क्या होगी, लोअर क्लास बाउंड्री होगी, ठीक है। यानी इसमें से देखें 10 में से 0.5 निकाल दे तो आपके पास 9.5 रहेगा। अब 19.5, 19 को हम क्या कर देंगे, 19 को 19.5 कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली अब ये जो इसकी है लोअर क्लास बाउंड्री है, सॉरी अपर क्लास बाउंड्री है, वो थर्ड की क्या हो जाएगी, लोअर क्लास बाउंड्री हो जाएगी। अब यहाँ पे 29.5 कर देंगे, ठीक है। 0.5 का हमने गैप डालते जाना है। अब यहाँ से 30 से 39 है, तो अब इसकी जो अपर है, अपर क्लास बाउंड्री है, नेक्स्ट इंटरवल की वो क्या होगी, लोअर क्लास बाउंड्री हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 29.5। मतलब शॉर्टली हम कह सकते हैं कि इसमें से हम 0.5 माइनस करते जाएं और इस तरफ हम 0.5 को बढ़ाते जाएं, ठीक है। यहाँ पे होगा 39.5, यहाँ पे क्या होगा 39.5 टू 49.5। अब यहाँ पे क्या होगा 49.5 टू 59.5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, 59.5 टू 69.5। तो ये हो गई आपके पास क्लास बाउंड्री। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, क्लास बाउंड्रीज के साथ हमने कहा था मिड पॉइंट किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। मिड पॉइंट कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, बहुत इजी। जो हमारे पास क्लास लिमिट्स होती हैं, क्लास लिमिट्स की अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, क्लास मार्क यानी मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक हो गया। अब 0 + 9/2 आप करें यहाँ पे 0 + 9/2, तो आपके पास क्या आता है 9/2 यानी 4.5 हो जाएगा। अब 10 + 11 19/2, 19 + 10, तो ये क्या होगा 10 × 20 29, 29/2। तो 29/2 का आप कर सकते हो, क्या आएगा आपके पास 14.5 आ जाएगा, ठीक है। अब 20 + 29 ऐड करोगे, यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो हमारे पास क्लास लिमिट होती है उसको लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दे तो हमारे पास क्लास मार्क आ जाएगा, यानी मिड पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अब 20 + 29 ÷ 2 करें
तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 24.5 है। मैं डायरेक्ट राइट कर रही हूँ, 24.5 है। नेक्स्ट आप 30 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपके पास 34.5 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या करोगे, 40 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 44.5 आ जाएगा। उसके अलावा 50 प्लस 59 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास जो आने वाला है आंसर वो है 54.5। ठीक हो गया। अब क्या करोगे आप 60 प्लस 69 को ऐड करोगे और उस पर डिवाइड कर दोगे 2 पे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 64.5। तो ये आपने क्या कर लिया, मिड पॉइंट को कैलकुलेट कर लिया। अब बात रह गई है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो भाई कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए जो फर्स्ट इंटरवल की फर्स्ट क्लास लिमिट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो एज इट इज ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे जो 2 थी तो ये फर्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये 2 यहीं ही रहेगा। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट क्लास की ऐड कर देंगे उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड क्लास, यानी हम कहेंगे 2 प्लस 10। क्या कहेंगे, 2 प्लस 10। याद रखिएगा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी क्लास लिमिट की वो फर्स्ट एज इट इज ही रहती है। ठीक है, एज इट इज ही होगी। सेकंड में हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली है उसको हम सेकंड क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी से ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है सेकंड क्लास लिमिट की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हमने थर्ड के लिए क्या करना है, थर्ड के लिए जो सेकंड की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको हमने थर्ड की फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड कर देना है। तो अब 12 प्लस 5 इज 17 हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास 17 आ गई है। नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे थर्ड की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको फोर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो फोर्थ की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब 17 प्लस 9 जो है हमारे पास क्या होता है 26 होता है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब ये हमारे पास 1 2 3 4 फोर्थ की 26 आई है तो फोर्थ की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को फिफ्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड कर देंगे तो 26 प्लस 6 जो है हमारे पास क्या आता है 32। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 32। नेक्स्ट की किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, इस 32 यानी इसकी लास्ट की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी थी 32 प्लस इसकी जो फ्रीक्वेंसी है फिफ्थ वन की आई थिंक 1 2 3 4 5 6 वन की फ्रीक्वेंसी तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास 39 हो जाएगी। नेक्स्ट में क्या करेंगे, इस 39 को इस फ्रीक्वेंसी के साथ हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी 40 हो जाएगी। ठीक हो गया। अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें, आप अपनी फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना चाहें, ठीक है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी आपको टोटल क्लास की तादाद बता दे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता दे जितनी आपको अनग्रुप डाटा में गिवन है तो आपके पास जो है आंसर यहाँ पे अगर आप इसको कैलकुलेट करें 2 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 9 6 7 1 तो ये आपके पास टोटल 40 ही आएगा। ठीक है, अगर ये आपका 40 आंसर आ गया तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे जो जितने नंबर्स गिवन है वही 40 स्टूडेंट्स का ही डाटा गिवन है, ये भी 40 है तो ये भी 40 आ गया तो आपका आंसर जो है वो फ्रीक्वेंसी वाला ठीक होगा। ठीक है, मिस्टेक के चांसेस कम होंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपकी फ्रीक्वेंसी और इसकी जो गिवन डाटा के नंबर्स हैं उनमें कुछ डिफरेंस आ जाता है तो आपको तब पता चल जाना चाहिए कि आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक नहीं है। ठीक हो गया। आज जो हमने बेसिक्स पढ़ा है 6.1 आप अपनी देखिएगा तो 6.1 में भी आपके पास तकरीबन ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। तो मैंने आपको मिड पॉइंट सिखा दिया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सिखा दिया, फ्रीक्वेंसी सिखा दिया, उसके अलावा बाउंड्रीज, क्लास इंटरवल, क्लास मार्क सब कुछ बता दिया है। लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, लोअर बाउंड्रीज, अपर बाउंड्रीज किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब उम्मीद है कि आप अपना 6.1 वाला एक्सरसाइज खुद कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई कहीं भी मसला हो तो आप हमें
हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। आपकी हम हेल्प कर देंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे या उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होंगी उनको डिस्कस करेंगे। आपके लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।